मम्मी स्कूल तो कंप्लीट हो गया है मेरा। अब मैं सोच रही हूँ बाहर जाकर कॉलेज कर लूँ। जो सब्जेक्ट लेकर मैं पढ़ना चाहती हूँ वो हमारे गांव में नहीं है मम्मी, इसलिए मैं सोच रही थी शहर जाकर अच्छे से कॉलेज में दाखिला ले लेती। मम्मी मेरी सारी सहेलियाँ बाहर जाकर पढ़ रही हैं क्योंकि यहाँ आर्ट के अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, और मैं सोच रही हूँ कम से कम अच्छा सब्जेक्ट लेकर पढ़ती तो आगे चल के कॉम्पिटिशन एग्जाम निकाल लेती मैं। बेटा तुझे तो पता है तेरे पापा के आगे मेरी चलती है क्या? तेरे पापा तो हम लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। उनके लिए तो उनके भाई उनके माता पिता ही सब कुछ है। बीबी बच्चे से तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं है बेटा। लेकिन मम्मी मुझे बाहर जाकर पढ़ना है, मुझे कुछ करना है मम्मी, मैं कुछ करना चाहती हूँ। मम्मी मैं अच्छी पढ़ाई करके आगे चलकर सर्विस करना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों में खड़ा होना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह आपका जीवन घर की चार दीवारियों में कैद हो गया है मेरा भी जीवन इसी तरह हो। आज आप देखिए मम्मी इस घर में आपकी वैल्यू क्या है? सिर्फ खाना बनाकर देना, एक कामवाली की जितनी वैल्यू है आपकी आज इस घर में। यदि आप भी पढ़ लिख कर कुछ कर ली होती, नौकरी सर्विस करती होती तो आज इस घर में आपकी कितनी वैल्यू होती, कितना मान सम्मान होता। मैं नहीं चाहती मम्मी कि जैसा आपके ससुराल में आपके साथ हो रहा है वैसा ही मेरे साथ भी हो। इसलिए मम्मी प्लीज आप पापा को बोलिए ना, मैं बाहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ मम्मी, मेरे बहुत बड़े सपने हैं। ठीक है बेटा, आज पापा को आने दे दुकान से, फिर हम बात करते हैं पापा से इस बारे में। थैंक यू मम्मी, आप बड़ी प्यारी हैं। ये राधा है, राधा अपने सास ससुर और देवर देवरानी के साथ रहती है। राधा की एक बेटी जूही और बेटा पर्व है। राधा के पति का नाम अनिल है। अनिल सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को महत्वता देते हैं, उनके लिए अपने बच्चे और अपनी औरत का कोई महत्व नहीं है। शाम को जैसे ही राधा का पति अनिल घर आता है तो राधा अपनी बेटी के बारे में उससे बात करने जाती ही रहती है। उतने में बड़े भैया मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ मोहित बोलो, क्या बात है? इतना झिझक क्यों रहे हो तुम? बोलो। भैया आपने आज तक मेरे सारे सपने पूरे किए हैं, भैया एक और मेरा सपना पूरा कर दीजिए। मुझे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल रही है, लेकिन उस कंपनी में जॉब करने के लिए मुझे पहले 10 लाख रुपए जमा करने पड़ रहे हैं भैया। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे पैसे दे दीजिए 10 लाख रुपए। मैं 10 लाख रुपए वहाँ भर दूंगा तो मुझे अच्छी खासी सैलरी मिलेगी उस कंपनी में, मेरा भविष्य बन जाएगा भैया। अरे मोहित इसमें इतनी झिझकने वाली बात क्या है? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तू हक से मुझसे 10 लाख रुपए मांग सकता है, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है तो तुझे कब चाहिए 10 लाख रुपए, बस इतना बता दे मुझे। भैया अगले हफ्ते ही मुझे पैसे लगेंगे। हाँ ठीक है, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, निष्फिक्र होकर अपना काम कर। थैंक यू भैया, आप कितने अच्छे हैं। ये लीजिए आपकी चाय। वो मैं आपसे कुछ कह रही थी, आपके पास थोड़ा समय हो तो मेरी बात सुन सकते हैं आप? हाँ बोलो राधा, क्या बात है? आपको तो पता है हमारी बेटी जूही ने 12th क्लास कंप्लीट कर ली है, अब उसे कॉलेज करना है, इसलिए वो सोच रही है कि शहर जाकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेती हूँ। क्यों शहर जाकर पढ़ाई करने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या हमारे गांव में कॉलेज नहीं है? हमारे गांव में भी तो कॉलेज है ना। आजकल शहरों में लड़कियों को पहुंचाने का काम नहीं है, समय बहुत खराब चल रहा है। तुम कुछ समझती हो या मुंह उठाकर जो मुंह में आता है बोल देती हो? हमारे यहाँ के कॉलेज में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसे लेकर ही पढ़ना पड़ता है बच्चों को। शहर में बहुत सारे सब्जेक्टों को लेकर पढ़ सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं वहाँ। हमारी बेटी जूही पढ़ लिख कर कुछ करना चाह रही है, इसलिए उसे एक मौका दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे एक से निकले, दोनों भाई बहन शहर में रहकर पढ़ेंगे, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी सर्विस करने लगेंगे, इससे बड़ी बात क्या है? और अरे हमें कोई नौकरी सर्विस नहीं करानी है, हमें तो बस 2 साल बाद उसका ब्याह करना है। तुम फालतू की बात लेकर इधर मत आया करो, समझ में आई तुम्हें? और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं हमारी बेटी को शहर पहुंचा सकूं। लड़की है, लड़की की तरह गांव में रहकर पढ़े, बहुत अच्छी बात है ये। पापा मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करना चाहती हूँ, अपने पैरों में खड़ा होना चाहती हूँ। पापा मैं भी पढ़ लिख कर जॉब करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं आगे चलकर अपने पैरों में खड़े हूँ। जूही तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई आज कि तुम हमारे सामने बहसबाजी कर रही हो, हमारी बातों को काट रही हो? हमारा निर्णय जो हो गया है वो तय है, तुम शहर नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। जो पढ़ाई लिखाई गांव में होती है उसी पढ़ाई को करोगी तुम। हमें सब पता है, पढ़ाई लिखाई के बहाने जाकर शहर में गुलछर्रे उड़ाओगी तुम। बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी है हमने जो माँ बाप से दूर रहकर पढ़ती हैं शहर में, और शहर में जाकर रंग रलियां मनाती हैं। हमें तुम्हारे हाथ अपना नाम खराब नहीं कराना है, आई समझ में तुम्हें? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, यहीं रहकर पढ़ाई करो, वरना आने वाले साल में तुम्हारा ब्याह करवा देंगे हम। और वैसे भी तुम्हें पढ़ा लिखा कर अपने पैसे बर्बाद नहीं करना है मुझे। वैसे भी तुम पराया धन हो, साल 2 साल में ब्याह कर अपने घर चली जाओगी। मुझे अपने घर के लिए नहीं रखना है तुम्हें, समझ में आई तुम्हें? तुम्हें पढ़ा लिखा कर कोई कलेक्टर नहीं बनाना है मुझे। पापा मेरे भविष्य के लिए आपके पास पैसे नहीं है, वहीं चाचू ने आपसे 10 लाख रुपए मांगे तो आपने उन्हें एक ही बार में 10 लाख रुपए देने का वादा कर दिया। क्या हम आपके कोई नहीं है? हमारे प्रति भी तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं या नहीं है? आप होशियार बच्ची पर हाथ क्यों उठा रही हैं? बहू ये सब तुम्हारा ही सिखाया पढ़ाया है, जो आज तुम्हारी बेटी इस तरह से हमारे बेटे से बहसबाजी कर रही है, जुबान लड़ा रही है। आज बाप से बहसबाजी कर रही है, कल को ससुराल जाकर अपने सास ससुर से बहसबाजी करेगी तो तुम्हारी नाक कहाँ रहेगी फिर?
लोग तो तुम्हें ही नाम रखेंगे ना। अच्छा किया बेटा, एक झापड़ और मारे से। दादी, आपके तो कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी ना। पापा ने मुझे मारा है जिस तरह से, आपको तो बड़ी शांति मिली होगी आज। जूही बेटा, कुछ मत बोलो, चलो यहाँ से। राधा, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। आज तुम्हारी सह के कारण ही लड़की इतनी बढ़ चढ़ कर बात कर रही है। देख लो, अभी भी समय है, सुधार लो इसे, वरना कल को ऐसा ना हो कि लड़की हाथ से निकल जाए। फिर मत बोलना हमें। पापा, कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम आपके बच्चे ही नहीं हैं। आप हमसे इतना दुर्व्यवहार करते हैं। पर बेटा चुप रहो, शांत रहो तुम। मम्मा, मैं शांत नहीं रहूंगा, बहुत हो गया, बहुत शांत रह लिया मैंने। अब शांत नहीं रहूंगा मैं। बिन बात के ही पापा ने दीदी पर हाथ उठा दिया। बेटा भगवान के लिए शांत हो जाओ, वो तुम्हारे पापा हैं। एक नहीं 10 झापड़ मार सकते हैं, पूरा अधिकार है उनका। कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ मम्मा, गलती है तो एक नहीं 10 झापड़ मार सकते हैं, लेकिन जब गलती नहीं है तो बिन बात के ही क्यों मार खाएंगे, बताइए आप। राधा, आज तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल गए हैं। कैसी परवरिश की है तुमने? कैसी माँ हो तुम जो अपने बच्चों को कंट्रोल में नहीं रख पाई तुम? मैं अच्छे से जानता हूँ, ये सब तुम्हारा ही सिखाया पढ़ाया है, जो बच्चे आज इस तरह से बात कर रहे हैं। अरे क्या जवाब देंगे हम लोगों को जब ये बच्चे लोगों के सामने हमसे इस तरह से बात करेंगे। अब तो तुम्हें यहाँ के कॉलेज में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस 12वीं पास कर ली है तुमने, बहुत हो गया तुम्हारा पढ़ के। अब तुम्हें पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले 2 सालों के अंदर तुम्हारा रिश्ता पक्का कर देंगे हम, और तुम्हारी शादी ब्याह करके तुम्हें अपने घर पहुंचा देंगे। और तुम पर्व, तुम हमारे साथ हमारे व्यवसाय में ध्यान दो। तुमने भी कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, हो गई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी। अब तुम्हें भी ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं है। लेकिन पापा। पर्व, जूही, चुपचाप अपने अपने रूम में चले जाओ, बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बेटा, तेरे दोनों बच्चे हाथ से निकल गए हैं। जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, वैसे वैसे बदतमीज होते जा रहे हैं। अनिल अपने बच्चों के साथ इसी तरह कठोर व्यवहार करता था, ना ही उनकी पढ़ाई लिखाई में, ना ही उनके किसी शौक शान का ध्यान रखता था। लेकिन अपने माँ, भाई और भाई की पत्नी, अपने पिताजी, इनके लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे करके इसी तरह समय बीतता जाता है और अनिल के छोटे भाई मोहित की अच्छी कंपनी में जॉब भी लग जाती है। कुछ दिनों बाद ही मोहित की भी शादी हो जाती है। माँ, पापा, क्या बात है, आपने मुझे दुकान से इतनी अर्जेंट में क्यों बुलाया? अरे बेटा, अभी अभी हमें पता चला कि मेन रोड के किनारे में जो प्लॉट है वो बिक रहा है। यदि तुम्हारे पास पैसे हों तो हम खरीद लेते हैं उस प्लॉट को, भविष्य में काम आएगा बेटा। और आज उसकी कीमत उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन भविष्य में करोड़ों में कीमत होगी उस प्लॉट की। कितने पैसे लगेंगे पापा वैसे उस प्लॉट के लिए? पूरे 15 लाख में बिक रहा है बेटा वो प्लॉट। यदि तुम कहो तो 5 लाख रुपए हम दे देते हैं, 10 लाख रुपए तुम मिला दो, तुम्हारे ही 2 बच्चे हैं, काम आएगा वो प्लॉट। पापा, इतने पैसे तो नहीं हैं, लेकिन हाँ FD है कुछ मेरे नाम से, बच्चों के नाम से। उस FD को तोड़वा लेता हूँ तो जरूर 10 लाख रुपए हो जाएंगे। यदि आपको प्लॉट लेना है तो ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हम जानते थे बेटा, तू कभी भी मना नहीं करेगा। तू बहुत अच्छा बेटा है हमारा। ठीक है पापा, अब मैं दुकान चलता हूँ। ग्राहकी चल रही थी दुकान में कोई भी नहीं है। और हाँ बेटा, तुम जाओ दुकान। मम्मी जी, पापा जी, चलिए चलकर खाना खा लीजिए, खाना बन गया है। अरे तुम हमें खाना की बताने आई हो? बड़ी बहू कहाँ गई? वो कहाँ है? उसे बोलो खाना देने के लिए। तुम अभी गर्भवती हो बेटा, तुम्हारा ज्यादा दौड़ भाग करना ठीक नहीं है, तुम तो बस आराम करो। अरे मम्मी जी कोई बात नहीं, परस देती हूँ मैं, मेरा फर्ज है ये तो। ठीक है बेटा, चलो। अरे बेटा, पहले खाना तो खा लो, उसके बाद में हंसना, खूब खूब बातें करना दोनों भाई बहन। यहाँ बुजुर्ग सास ससुर को छोड़कर अपने जवान बच्चों को खाना खिला रही हो तुम? तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है क्या बहू? तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है बहू कि खाना पीना तुम परोस दो? बेचारी छोटी बहू से खाना पीना परसवा रही हो तुम। वो गर्भवती है, यदि उसे झुकने में कुछ हो जाएगा तो किसकी जिम्मेदारी रहेगी? दादी, सारे घर का काम तो मम्मी ने ही कर दिया है, यदि चाची खाना परस ही देंगी तो क्या हो जाएगा? हाँ दादी, और वैसे भी मम्मी ने नहीं बोला है चाची को कि आपको खाने के लिए बुला कर लाए। चाची ने खुद ही बोला है कि मैं मम्मी पापा को बुला कर लाती हूँ। बस करो जूही, कितनी बात करती हो। और पर तुम भी बहुत बहसबाजी करने लगे हो। उस दिन पापा ने तुम्हें चाटा मारा, समझ में नहीं आया तुम्हें? दादी, इसमें बहसबाजी वाली क्या बात है? आप गलत बात कर रहे हो, बस उसका उत्तर दे रहे हैं हम लोग। तुम दोनों शांत रहो बेटा। मम्मी जी, पापा जी, चलिए मैं आपको खाना परोस देती हूँ। रहने दो, ये दिखावा मत करो हमारे सामने। हम खुद ही खा लेंगे खाना लेकर अपने हाथों से। बहुत अच्छे संस्कार दे रही हो बहू तुम अपने बच्चों को। बुजुर्ग लोगों से इस तरह बहसबाजी करते हैं, इस तरह रटारट जवाब देते हैं। हमारा बहुत अपमान करवा रही हो तुम इन लोगों के हाथ। तुम बैठे बैठे देखते रहती हो, ऐसा नहीं कि 4 झापड़ मारे अपने बच्चों को। जूही, चलो यहाँ से, हमें खाना नहीं खाना है। हाँ हाँ चलो भैया, मुझे भी नहीं खाना है। अरे बेटा, इस तरह लगी हुई खाने की थाली छोड़कर नहीं जाते हैं। अन्न महाराज का अपमान होता है। पहले खाना खाओ, उसके बाद जाना। हाँ हाँ, तुम्हारे बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं तो तुम्हें कितना अखर रहा है, और यहाँ हम लोगों को खाना नहीं दिया है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिन भर बस अपने बच्चों की ही सेवा करते रहना। ये खा लो बेटा, वो खा लो बेटा, बना बना कर देती हो उन्हें।
कभी हम लोगों के बारे में भी सोच लिया करो कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। कभी हमारी पसंद की चीजें भी बना कर दे दिया करो। दादी क्यों झूठ बोल रही हैं आप? मम्मी हर समय आपकी पसंद के पकवान बनाती रहती हैं, हर रोज आपके पसंद की सब्जी बनती है, फिर भी आप कैसी बात कर रही हैं? आपको तो बस मेरी मम्मी की और मेरे भाई की ही कमी दिखती रहती है, आपको और कोई थोड़ी ना दिखता है घर में। चलो भैया हम अपने रूम में जाकर खाना खाएंगे। दादी मेरी खाने की थाली मुझे दे दो आप। कोई खाना नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारी यही सजा है, तुम ऐसे ही सुधरोगी। जब 2 वक्त खाना नहीं मिलेगा ना तो खुद ब खुद लाइन पर आ जाओगी। जूही बहुत सही सजा दी है माँ ने तुम्हें। जिस तरह की तुम हरकत कर रही हो ना, तुम्हें इसी तरह की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। चलो जाओ दोनों अपने रूम में चले जाओ, पर तुम भी अपनी थाली रख दो, तुम्हें भी खाना खाने की जरूरत नहीं है, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। अरे बच्चे पर थोड़ा तो रहम खाइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे सारी रात भूखे रहेंगे, नींद नहीं आएगी उन्हें। खबरदार जो तुमने उन्हें खाना देने की कोशिश भी की तो, वरना तुम्हारा भी खाना पानी बंद कर दिया जाएगा। तुम्हारे लाड़ प्यार ने बच्चों को पूरा बिगाड़ कर रख दिया है, अब उन्हें सही रास्ते पर लाने का समय आ गया है। हे भगवान, आधी जिंदगी तो मेरी इन सब बातों में ही निकल गई। क्या मेरे बच्चों को भी ये सब बातें झेलनी पड़ेंगी? ये सब मेरे बच्चे कैसे कैसे झेल पाएंगे? मैंने अपने माँ बाप के यहाँ कितना प्यार पाया, कितने चाहते थे मेरे पापा। जब तक जिंदा थे तब तक मेरे पापा ने मुझे हर वो खुशी दी है जो मुझे चाहिए थी। हर फरमाइश को पूरा करते थे मेरे पापा। और मेरे बच्चों के पापा तो उनके जैसे दुश्मन हैं। मेरे बच्चे अपने पापा के सामने एक टॉफी की मांग भी नहीं कर सकते हैं। अपने बच्चों को मैं इस तरह सारी रात भूखा नहीं सोने दे सकती। जाकर मनाती हूँ इन्हें, शायद मान जाएं। राधा गई जरूर अपने पति को मनाने, लेकिन उसका पति माना नहीं। सारी रात बच्चे इसी तरह भूखे रहे। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। अनिल आकर अपनी बेटी को बाहर कॉलेज पढ़ने नहीं पहुंचाते हैं। उसके बाद अचानक से एक दिन अनिल की तबीयत कुछ खराब होने लगती है। 2-4 दिनों से कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, और आज तो मेरे पेट में दर्द चालू हो गया है। ये क्या हो रहा है मुझे? माँ पापा जल्दी आइए, मेरे पेट में बहुत तकलीफ हो रही है, जल्दी आइए। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? इस तरह आवाज क्यों लगा रहे हैं आप? अरे आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ आपको? अभी तो अच्छे भले थे ना, अचानक से क्या हुआ आपको? बोलिए ना, क्या हुआ आपको? क्या तकलीफ हो रही है आपको? मम्मी जी, पापा जी, जल्दी आइए, देखिए इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। मम्मी जी, पापा जी, देवर जी, जल्दी आइए। अरे हाँ हाँ, कौन सा आसमान टूट पड़ा है जो इतनी जोर जोर से चिल्लाई जा रही हो? अनिल बेटा, क्या हुआ तुझे? क्या तकलीफ है? पता नहीं माँ, अचानक से मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है माँ। मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। अरे बेटा गैस बनी होगी, मैं तुम्हें गैस की गोली देता हूँ, हो सकता है उससे आराम लग जाए। नहीं पापा, मैंने गैस की गोली भी खा ली है, 2-3 दिनों से कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही तकलीफ बढ़ गई है मुझे। क्या बात है भैया, क्या हो गया आपको? मोहित, अचानक से मेरे पेट में बहुत तकलीफ बढ़ गई है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चल। मुझे असहनीय दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है दर्द के कारण मर ना जाऊं कहीं मैं। भैया पेट दर्द की गोली खा लो, यदि आपके पास होंगी तो शाम को आकर लेकर चलता हूँ मैं, अभी मुझे जरूरी काम से ऑफिस जाना है। पापा मैं लेकर चलता हूँ, मैं अभी ऑटो बुलवाता हूँ, ऑटो में लेकर आपको हॉस्पिटल चलता हूँ। पापा क्या हुआ पापा को? पापा क्या हुआ आपको? बेटा तुम्हारे पापा के पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द हो रहा है, गोलियां भी खा ली है उन्होंने, लेकिन एक भी आराम नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। पापा मैं अभी ऑटो वाले को फोन करता हूँ, वो आता ही होगा, फिर हम लोग चलेंगे। कोई तो बचाओ मुझे बचा लो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे कोई तो बचा लो, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। पापा अभी पर भैया ऑटो बुलवा रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। आप थोड़ी देर धीरज रखिए पापा, हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल। थोड़ी देर में पर्व और जूही दोनों अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर देते हैं। डॉक्टर साहब रिपोर्ट आ गई है पापा की, बताइए डॉक्टर साहब क्या आया है उनकी रिपोर्ट में? देखो बेटा, आपके पापा के दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब आप? मेरे पापा के गुर्दे कैसे खराब हो सकते हैं? देखो बेटा, तुम्हारे पापा की रिपोर्ट में जो आया है मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब जितने पैसे लगेंगे जो लगेगा मैं लगाऊंगा अपने पापा के इलाज में, बस आप मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। देखो बेटा, तुम्हारे पापा को ठीक करना यदि मेरे हाथ में होता तो मैं बाकायदा ठीक कर देता, लेकिन बेटा इसके लिए तुम्हारे पापा को किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति का गुर्दा की जरूरत है, और उसके बाद बेटा कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का खर्चा है। यदि इतना तुम अरेंज कर सको तो तुम्हारे पापा बच जाएंगे। यदि तुम्हारे पापा को कोई स्वस्थ व्यक्ति गुर्दा देने के लिए तैयार हो तो अच्छी बात है बेटा, तो ही कुछ हो सकता है, वरना ऐसा है कि जब तक उनकी सांस है, जब तक आस है वाली कहानी रहेगी, दवाई गोलियों के बलबूते पर वो जिंदा रह सकते हैं। फिर यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति तुम्हारे पापा को गुर्दा दे सकता है तो तुम्हारे पापा लंबे समय तक जी जाएंगे, वरना जब तक गोली दवाइयां चलेगी तब तक ही वो जीवित रहेंगे, और दवाई गोली के बाद भी कोई भरोसा नहीं है कि कब तक तुम्हारे पापा जी रहे हैं, क्योंकि दवाई गोली भी ज्यादा दिन तक उन्हें हम नहीं दे सकते हैं। अभी तो आपके पापा को पेन किलर दे दिया है तो अभी उन्हें आराम है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। बाकी जल्द से जल्द आप पैसों का और किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति का इंतजाम कर लो जो आपके पापा को गुर्दा दे सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम जाकर बात करते हैं घर में। इस तरह दोनों बच्चे अपने पापा को लेकर घर आ जाते हैं और सारी बात अपनी माँ को बताते हैं।
मम्मी हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। इस तरह आप रोगी तो हमारा क्या होगा? मम्मी जी, पापा जी, डॉक्टर ने 10 से 12 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए बोला है और यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति का गुर्दा मिल जाता है इन्हें तो ये बच सकते हैं। 10 से 12 लाख रुपए? इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा भला? हमारे पास इतने पैसे हैं कहाँ? हाँ हाँ बहू, हमारे पास इतने पैसे तो है ही नहीं। इतने पैसों का इंतजाम आखिर होगा कहाँ से? 10-12 लाख कोई थोड़ी मोड़ी रकम थोड़ी ना होती है। माँ, पिताजी, यदि पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो फिर मैं नहीं बच सकता, क्योंकि यदि पैसे होंगे तो मैं बच जाऊंगा। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए आप। बेटा, पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? इतने 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए कोई थोड़ी मोड़ी रकम थोड़ी ना होती है। हाँ बेटा, इतने पैसों का इंतजाम हमारे पास नहीं हो सकता है। मोहित, तू तो अच्छा खासा कमा रहा है, तेरी तो इतनी अच्छी सैलरी है। तू दे दे पैसे, फिर धीरे धीरे करके मैं सारे पैसे चुका दूंगा तेरे। चाचू, पापा के इलाज के लिए पैसे दे दीजिए। पापा को इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे भाई, 10-20 हजार रुपए की बात अलग है, तुम तो 10-12 लाख रुपए मांग रहे हो। इतने पैसे कहाँ से दूंगा भला मैं? इतने पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। इतने पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे भी तो हों। हाँ हाँ, इतने पैसे नहीं है मोहित के पास। तुम लोग मोहित को परेशान मत करो। दादी, यदि समय पर पैसे नहीं मिले तो पापा का इलाज नहीं हो सकता। पापा, अरे बेटा, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और वैसे भी इतनी भयंकर बीमारी हो गई है, क्या पता इलाज के बाद भी सुधरते हैं या नहीं तुम्हारे पापा। इसलिए बेटा, पैसे नाश करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या पता तुमने 10-12 लाख रुपए लगा भी दिए और यदि तुम्हारे पापा नहीं बचे तो फिर पैसे से भी गए और तन से भी गए और जन से भी गए। ऐसा मत बोलिए अम्मा जी, इन्हें कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी बेटा, दवाई गोलियां चलने दो। दवाई गोलियों के बलबूते पर तुम जी जाओगे, हमें पता है। इस तरह पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। बेटा अनिल, तेरे पास यदि पैसे होंगे तो तू करवा सकता है अपना इलाज। हमसे कोई उम्मीद मत करना बेटा, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। माँ, बाबूजी, एक काम करिए, जो जमीन जायदाद है उसे बेचकर मेरे इलाज में पैसे लगा दीजिए, मेरा जीवन बचा लीजिए। अम्मा, पापा जी। अरे बेटा, तुम भी हद ही करते हो। कहाँ हम जमीन जायदाद बेच लेंगे? और वैसे भी वो जमीन जायदाद तुम दोनों भाइयों की है, तुम्हारे अकेले की नहीं है जो तुम अकेले के लिए हम बेच दें। तुम्हारे अकेले के लिए हम वो जमीन जायदाद नहीं बेच सकते बेटा, माफ करो हमें। ठीक है पापा, एक काम करिए, मेरे हिस्से की जमीन जितनी है उसे बेचकर मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि देखिए मेरी उम्र ही क्या है, मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे बच्चों को मेरी बहुत जरूरत है अभी। नहीं नहीं, हम अपने जीते जी जमीन जायदाद नहीं बेच सकते, अभी हम जिंदा हैं। सुशीला, यहाँ खड़े रहने से कोई मतलब नहीं है, चलो यहाँ से। हमारे पास पैसे कौड़ी है नहीं, हम कहाँ से तुम्हारा इलाज करा देंगे। इसीलिए तो कहते हैं बेटा, अपने भविष्य के लिए थोड़े बहुत पैसे जोड़ कर रखना था। आज पैसे जोड़ कर रखते तो हमारे अपने छोटे भाई के सामने भीख मांगना नहीं पड़ता तुम्हें। सही कहा माँ आपने। मैं यदि अपने लिए पैसे जोड़ कर रखता तो शायद आज ये कंडीशन नहीं आती। मुझे माफ कर दो राधा, मुझे माफ कर दो। मैं हार गया राधा। आप चिंता मत करिए, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, देखना भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। इस तरह आप हार मत मानिए। डॉक्टर ने बोला है ना कि यदि आपको बचाना है तो एक गुर्दा मिल जाएगा तो आप जी जाएंगे। मैं अपना एक गुर्दा आपको देने के लिए तैयार हूँ। मेरा गुर्दा ले लीजिए आप। मैं डॉक्टर से बोलकर 2-4 दिनों में ही सारी फॉर्मेलिटी करवा लूंगी। नहीं नहीं राधा, नहीं। भगवान ने मुझे तो इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन यदि तुम्हारे साथ भी कुछ हो गया, हमारे बच्चों की देखरेख कौन करेगा भला? बताओ तुम, कौन उनको पालेगा? यहाँ कोई किसी का नहीं है राधा, सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थ के प्रीत हैं। इन लोगों को जब तक मुझसे जरूरत थी, जब तक मेरी मदद की जरूरत थी इन लोगों को, तब तक ही मैं इन लोगों के काम का था। आप फिक्र मत करिए, बिल्कुल मत रोइए आप। मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, देखना मैं आपको जरूर बचा लूंगी। हाँ हाँ पापा, हम लोग सब आपके साथ हैं, आप इतने कमजोर मत पड़िए। मैं हूँ, मम्मी है, जूही है, हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता पापा। राधा ने हॉस्पिटल में जाके अपने सारे चेकअप करवा लिए और डॉक्टर ने उसे बोल दिया कि तुम अपना गुर्दा अपने पति को दे सकती हो। गुर्दे का तो इंतजाम हो गया था, राधा ने पैसों का भी इंतजाम कर लिया। चलिए उठिए, चलिए हमें हॉस्पिटल जाना है, ऑपरेशन की सारी तैयारी हो गई है। क्या राधा, तुमने पैसों का इंतजाम कर लिया? तुमने इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से कर लिया राधा? 10-12 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। जो हमने हमारी जूही की शादी के लिए गहने जेवर बनवाए थे और जो दोनों बच्चों के नाम की एफडी थी, वो सब तोड़वा ली है मैंने। और बहुत पहले से बच्चों के नाम पर कुछ पैसे भी जमा कर रही थी मैं। और आपको तो पता है, मेरे पापा ने मेरे नाम पर कुछ जमीन की थी, वही जमीन को बिकवा दिया है मैंने। 5 लाख रुपए में बिकी है वो जमीन। ऐसे सब पैसे मिलाकर 12-13 लाख का इंतजाम हो गया है। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले ली है, आज ही डॉक्टर ने बुलाया है आपको, आप चलिए। राधा, जिस पत्नी को मैंने आज तक इज्जत नहीं दी, जिस पत्नी का मेरे जीवन में कोई अस्तित्व नहीं था, जिन बच्चों के लिए मैंने कुछ नहीं किया, आज उन्हीं बच्चों ने और तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की है। प्लीज आप पहले की कोई भी बात मत निकालिए, आप बस चलिए। हमारे लिए आपका होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगले ही दिन अनिल का ऑपरेशन हो जाता है और ऑपरेशन भी सफलतापूर्ण हो जाता है। 8 दिनों के बाद अनिल वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और अब अनिल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है।
राधा, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। 50,000 रुपए जूही के खाते में और 50,000 रुपए पर्व के खाते में ले जाकर डाल दो। मेरी बीमारी की वजह से हमने उनके खाते से सारे पैसे निकाल दिए थे ना। अब भगवान की दया से अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ पूर्ण रूप से, और हमारा धंधा व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो भी कुछ गया है वो सब वापस आ जाए। राधा, जो गलती मैंने पहले की है वो गलती अब नहीं दोहराऊंगा। अब मैं पूर्ण रूप से अपने बच्चों का और तुम्हारे भविष्य की चिंता करूंगा। ठीक है जी, मैं कल ही जाकर बैंक में सारे पैसे जमा कर दूंगी। देखिए तो जरा, भैया दीदी को कितने पैसे दे रहे हैं। रोज देखती हूँ मैं, रोज भैया दीदी को कम से कम 20 से 25,000 रुपए ला कर देते हैं। इतने पैसे भैया के पास आ कहाँ से रहे हैं आखिर? आप बोलिए ना, कुछ पैसे आपको देंगे भैया। अरे अनिल बेटा, लगता है तुम्हारा धंधा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए तुम्हें रोज देखता हूँ। बहुत पैसे ला रहे हो तुम दुकान से। हाँ पापा, बहुत अच्छा चल रहा है हमारा व्यापार तो। अरे वाह बेटा, ला ये पैसे मुझे दे दे, मैं ले जाकर अलमारी में रख देती हूँ। और हाँ, सोना बहुत महंगा हो रहा है, कल ही जाकर मैं 1 तोला सोने के झुमके बनवा कर ले आती हूँ। आगे चलकर काम आएंगे वो झुमके। नहीं माँ, ये पैसे आप लोगों के लिए नहीं है। ये पैसे मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ। आप लोगों के लिए तो पूरा जीवन कमाया मैंने, लेकिन मुझे क्या मिला उसके बदले? कुछ दिनों से देख रही हूँ अनिल, तुम्हें अपने बच्चे और अपनी बीवी के अलावा तुम्हें आजकल कुछ नहीं दिख रहा है। तुम तो पहले जैसे अनिल रहे ही नहीं। पहले तो तुम्हें माँ बाप भाई इन लोगों से प्रेम था, और आजकल तो तुम्हें सिर्फ अपने परिवार ही दिख रहा है। अच्छा, ये आप मुझसे बोल रही हैं माँ? किस मुंह से आप मुझसे ये सब बोल रही हैं? याद करिए, जिस समय मैं अपनी बीमारी के लिए आप लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा था, आप लोगों के सामने भीख मांग रहा था पैसों की, उस टाइम पे आप लोग कहाँ गए थे? जैसे ही आपने मेरी बीमारी की बात सुनी, आप लोगों ने तो मुझसे रिश्ता नाता ही तोड़ दिया। आप लोगों ने तो मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। वो तो शुक्र है मेरी पत्नी का, जो उसने मेरी जान बचा ली। यदि मेरी पत्नी मेरे बच्चों के खाते से पैसे न निकालती, एफडी न तुड़वाती और मेरी बेटी के सारे गहने जेवर ना बेचती, तो शायद आज मैं इस दुनिया में ना होता। यदि मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी पत्नी और मेरे बच्चों के कारण हूँ। इसलिए आज से आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। आप लोगों ने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे कि शहर की जमीन खरीद लेते हैं मेन रोड की, मैंने फट से दे दिए। मैंने एक बार भी नहीं सोचा। और तुम मोहित, तुमने मुझसे नौकरी के लिए कितने पैसे मांगे थे? तुम्हें आज भी याद है या नहीं? मैंने एक बार में तुम्हें निकालकर सारे पैसे दे दिए, और जब आज मुझे तुम लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो तुम लोगों ने पल्ला झाड़ लिया। तुम लोगों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अरे माता पिता भाई ऐसे रहते हैं तो नहीं चाहिए मुझे ऐसे माता पिता और भाई। मैं अकेला ही रह लूंगा, अपने बीवी बच्चों के साथ रह लूंगा। मैं आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है मुझे। बस और कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं अपना खुद का एक मकान खरीद रहा हूँ, जिस मकान में मैं, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी रहेंगे। ऐसे स्वार्थी माँ बाप के पास नहीं रह सकता मैं, जिन्होंने मेरा शोषण सिर्फ पैसों के खातिर किया है अभी तक। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कर, हम लोग तेरे बिना नहीं रह सकते बेटा। बस करिए माँ, ये मगरमच्छ के आंसू किसी और के सामने बहाइएगा। मैं आपकी हर एक चाल को समझता हूँ। अब मैं बहुत आप लोगों के बहकावे में आ गया। आप लोगों के खातिर मैंने अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं अपने बीवी बच्चों का हक मारकर आपको नहीं दूंगा मैं। राधा, चलो यहाँ से, यहाँ खड़े रहने से कोई मतलब नहीं है। कुछ महीनों के अंदर ही अनिल एक मकान खरीद लेता है, जिसमें अनिल अपने परिवार को लेकर चला जाता है रहने के लिए। अब अनिल के लिए उसके बच्चे और उसकी बीवी ही सब कुछ थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।